पहले हम नॉर्मल स्पीच डेवलपमेंट के बारे में देखे थे। जो स्टेजेस होते हैं, नॉर्मल सामान्य बच्चों के जो स्टेजेस होते हैं, हम उसके बारे में बात किए हुए थे। अभी हम देखेंगे प्री रिक्विजिट फॉर नॉर्मल स्पीच एंड लैंग्वेज डेवलपमेंट। तो अभी हम देखेंगे कि जो सामान्य बच्चों की है, इस पे वाणी एवं भाषा कैसे डेवलपमेंट होती है। पहला है स्नायु पेशी की परिपक्वता। मतलब बच्चों की जो स्नायु होती है वो सब कैसे विकास होता है, किस हिसाब से होता है। तो हम सबसे पहला उसको देखेंगे। तो जिसकी वाणी की उत्पत्ति की क्रिया को केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, या सेंट्रल नर्व सिस्टम के द्वारा नियंत्रित होती है। जो हमारा सेंट्रल नर्व सिस्टम है, जो कि हमारे ब्रेन में है, इसके द्वारा जो है यह नियंत्रित होती है। फिर जन्म के समय मस्तिष्क में पाए जाने वाले जो अंग अपरिपक्व होते हैं, तो धीरे धीरे आगे जाके, मतलब कि जो मस्तिष्क में हमारे कुछ अंग जो अपरिपक्व होते हैं, जैसे जैसे बच्चा बढ़ता जाता है वो परिपक्व होने लगते हैं। धीरे धीरे वो उनमें परिपक्वता जो है आने लगती है। फिर है कि 6 माह की उम्र में जब बच्चा खड़ा होना सीखता है, तो वह जो है कुछ शब्दों का उच्चारण तो नहीं कहेंगे बोलता है, लेकिन गू गा करना और थोड़े बहुत जो है अपने बबलिंग का जो स्टेज होता है उसको करना जो है वो शुरू कर देता है। सॉरी, यहाँ खड़ा नहीं होगा, यहाँ बैठना होगा। कि 6 माह का बच्चा जब है बैठना शुरू कर देता है, खड़ा होना तो 12 महीने में शुरू करता है। तो जब बच्चा बैठना शुरू करता है तो बबलिंग का स्टेज होता है, तो बब्बा 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 ये सब सारा करता है। फिर 12 माह का बच्चा खड़ा होना सीखता है और पहला कदम रखता है, और उस टाइम वो जो है कि पहला शब्द भी बोलता है, खड़ा होना सीखता है, पहला कदम रखता है। अगर ये सब सारी चीजें बच्चों में नहीं है तो मान लीजिए कि बच्चे का डिले है। फिर ऐसे है कि 22 से 18 चलना अच्छे तरह से बच्चा अपनी किसी के सहारे की जरूरत। जो 1 साल का बच्चा होता है जब खड़ा होकर चलना शुरू करता है तो उसको थोड़ी सहारे की जरूरत पड़ती है। लेकिन 18 से 22 मंथ का बच्चे को जो है उससे किसी की सहारे की जरूरत नहीं पड़ती। वो अपने से चलना शुरू करता है और जो है वो 50 शब्द लगभग बोलना सीख जाता है। और उसकी जो वो बोलता है 50 शब्द, लेकिन जो उसकी रिसेप्टिव लैंग्वेज है वो कहीं और भी ज्यादा होती है। क्योंकि हमारी जो रिसेप्टिव लैंग्वेज है वो एक्सप्रेसिव से ज्यादा होती है, इसलिए बच्चे ग्रहण ज्यादा करते हैं। जैसे हम भी, हमारे अंदर बहुत सारी चीजें होती हैं लेकिन हम उसे अभिव्यक्त नहीं कर पाते हैं, तो उसी तरह बच्चों में भी होता है। फिर मोटर स्किल में डिले या विले के होता है। तो वाणी एवं भाषा, मतलब कि जब मोटर स्किल बच्चे का डेवलप नहीं है, उसमें डिले हो रहा है, उसका विकास नहीं हो रहा है, तो ये समझिए कि बच्चे का कहीं ना कहीं वाणी और भाषा जो है वो भी प्रभावित हो रहा है। क्योंकि ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये ब्रेन से जुड़े होते हैं, तो इसलिए वाणी और भाषा का जो है प्रोसेस ब्रेन से ही शुरू होता है। तो इसलिए जो है वो प्रभावित होती है वाणी भाषा। और इसलिए वहाँ जो है कि वाणी व भाषा के विकास के लिए नर्व सिस्टम परिपक्व होना जरूरी है। क्योंकि जब बच्चे का जो नर्व सिस्टम है वो परिपक्व नहीं होता है, तो बच्चे का भाषा का विकास जो है वो रुक जाता है या धीरे धीरे होता है। और अगर कोई नर्व सिस्टम में कोई समस्या है, कोई खराबी है, जैसे ब्रेन, हमारा ब्रेन में अगर कोई भी अंग, कोई भी लोब में खराबी है, या सुनने के देखने में अगर कोई भी खराबी है, या स्पीच जहाँ से हम उत्पादन करते हैं वाणी का, तो जहाँ से अगर वहाँ प्रभावित है तो बच्चे को भाषा और वाणी सीखने में प्रभावित समस्या होती है। फिर है कि सेंसरी परसेप्शुअल एबिलिटीज। इसमें जो आता है कि बच्चे को सीखने के लिए हियरिंग विजन, मतलब कि जब हम कोई चीज सीखते हैं, या तो हम देखते, शुरू शुरू में तो हम देख के सुन के सीखते हैं, क्योंकि ये हमारी, हम बचपन शुरू से ही हम सुनते हैं और देखते हैं, तो धीरे धीरे सीखते हैं। लेकिन जब हमारे डेफ बच्चे होते हैं उनको सुनाई ही नहीं देता है, तो वो फिर उनका सीखना जो है डिले हो जाता है। लेकिन हम यहाँ सामान्य बच्चों की बात कर रहे हैं, तो बच्चा जो है सुनता है, देखता है, फिर वो धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता है।
अगर जिन बच्चों में श्रवण दोष होता है तो ये सब समस्याएं पाई जाती हैं, क्योंकि हम दोनों साथ में लेकर चलेंगे, दोनों को हमें कोरिलेट करना है। तो कि सामान्य बच्चों में अगर है तो अगर सारी चीजें नॉर्मल हैं तो उनका जो है विकास सही ढंग से होगा। अगर अब नॉर्मल है, सुनने में तकलीफ है, बोलने में तकलीफ है, तो जो है भाषा विकास जो है अवरुद्ध हो जाता है। ज्ञानेंद्रिय क्षमता का विकास क्षमता वाणी एवं भाषा को सीखने के लिए प्राथमिक माध्यम है। मतलब हम सबसे पहले बच्चा जो है सुनकर और देखकर ही सीखता है, तो विजुअल और हियरिंग दोनों मोस्ट इम्पॉर्टेंट हो। ऐसे हमारे जो सेंस ऑर्गन्स हैं पांच, वो जो है वो सबसे ज्यादा उत्तरदायी होते हैं। तो बच्चा देख जैसे जैसे बड़ा हो जाता है तो सुनकर, देखकर, स्मेल से, टच करके, टेस्ट करके धीरे धीरे वो सीखना शुरू करता देता है। और बच्चा सुन जो बच्चा बच्चा जो है जो सुन के भाषा को ग्रहण करता है, वो उससे उसे परसिप्स कर लेता है, मतलब कि उसके ब्रेन में होता है। और जब हम कोई भी चीज जब हम सुने होते हैं ना, तो कभी जब दोबारा हमारे कान तक वो बात पहुंचती है तो हम रिकॉल करते हैं कि नहीं, ये चीज हमने कभी सुनी हुई है, हमने देखा है कभी। तो हम हमारा ब्रेन जो है वहाँ तुरंत रिकॉल कर लेता है। तो ये सब इसे सेंसिटिव परसेप्शन कहेंगे। फिर है कि हम अधिकतर देखते हैं, अरे कहीं कभी कोई अचानक व्यक्ति हमारे सामने आ जाता है जिससे हम बहुत पहले मिले होते हैं, तो भी हमारा ब्रेन जो है हमारे जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में होता है, तो हम कहीं आपको हमने देखा है तो हम ऐसा करते हैं, तो जो हमारा ब्रेन होता है उसमें स्टॉक होता है, फिर हम उसे रिकॉल करते हैं। कॉग्निटिव एबिलिटीज है, वाणी एवं भाषा के प्राप्त के लिए सोचने की क्षमता का होना जरूरी है, जिसे कॉग्निटिव एबिलिटी करते हैं कहते हैं। इसको डेफिनेशन है इसकी। फिर है वाणी एवं भाषा की प्रक्रिया में विभिन्न संकेतों का उपयोग करने के लिए निम्नलिखित बिंदुओं का होना जरूरी है। एक एक हम देखते हैं कॉग्निशन में। हम देखेंगे कि परसेप्सिंग, रीजनिंग, फिर इवेल्युएटिंग, जजिंग, लर्निंग, रिमेम्बरिंग, ये सब क्या है, एक कॉग्निशन में सारे आते हैं। ये सब के जरिए ही हम सभी चीजों को वो कर सकते हैं, विकास जो है। फिर हमें कुछ कहने के लिए ध्वनियों के समूहों को चुनना, मतलब हमें जो बोलना है, हमें क्या कहना है, तो हमें क्या कहना है तो उसके लिए हमें कौन सी ध्वनि का प्रयोग करना है, उसे जो है चुनना पड़ता है कि हाँ हमें ये चीज बोलना है, तो हमारा माइंड जो है वो उसको रिकॉल करता है। फिर पहले ध्वनि हमको चुनते हैं, फिर हम उसको शब्द में परिवर्तित होता है वो, फिर वाक्य में परिवर्तित होता है, फिर उसको पूरा अर्थपूर्ण रूप से जो है उसे व्यक्त किया जाता है। मतलब इसका एक सीक्वेंस होता है, प्रोसेस होता है, जो कि हमारे ब्रेन के माध्यम से होता है। कि पहले हमने ध्वनि को समूहों में चुन लिया, फिर शब्द में वो एकत्रित हो गया, वाक्य में हो गया, फिर अर्थपूर्ण रूप से। ये हम खुद करते नहीं, ये हमारे ब्रेन का प्रोसेस है, वो अचानक अपने आप जो है वो हो जाता है। लेकिन जिन बच्चों में इसकी कमी पाई जाती है तो उनको समस्या होती है। फिर है फिजिकल एंड इमोशनल डेवलपमेंट। ऐसे बच्चे जिनका स्वास्थ्य अनियमित होता है, वह विभिन्न क्रियाओं में सम्मिलित नहीं होता, उनका मतलब कि बच्चों को चलने फिरने में, या उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं, उनका खान पीन अच्छा नहीं है तो भी उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं होता है। तो बहुत सारी चीजें होते हैं। तो इसमें तो कोई भी क्रिया होती है, कोई एक्टिविटी होती है, बच्चे उसमें भाग नहीं ले पाते हैं, तो क्या होता है, अपने आप को जो है बहुत अलग महसूस करते हैं, उनको अपने आप को बहुत नीचे हीन भावना से देखते हैं। फिर अपनी भाषा एवं संप्रेषण इन्वॉल्वमेंट का सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं, मतलब कि उनके पास जो थोड़ा बहुत भाषा और संप्रेषण है, हम अगर डेफ बच्चों की बात करें तो, लेकिन अगर सामान्य बच्चों की बात करें तो भी, क्योंकि हम ये सामान्य बच्चों के ऊपर देख रहे हैं, तो जो है कि उनको अगर फिजिकल प्रॉब्लम है तो वो अपने आप को बहुत अलग महसूस करते हैं और सोचते हैं कि हम हमें क्या, ये दिक्कत हमें में है और किसी में नहीं है। तो और इसके बाद जो है उनकी वाणी और भाषा में भी अगर समस्या होती है तो कई प्रॉब्लम उनको एक साथ हो जाती है, तो वो जो है अपने आप को बहुत ही अलग महसूस करने लगते हैं।
फिर कभी कभी फैमिली का, परिवार का जो है सहयोग नहीं मिलता है, और परिवार वाले जो है बच्चे को अच्छे से वो नहीं कर पाते हैं कि उसका सहयोग करें, बच्चे को सिखाएं, अगर बोलने नहीं आ रहा है तो उसको ऐसा इन्वायरमेंट प्रदान करें कि बच्चा बोलना सीखे। तो इस तरह से जो है बच्चे का जो है ये इमोशनल डेवलपमेंट जो है वो होता है। फिर इसमें बहुत सारी चीजें आती हैं, सब बातचीत नहीं करते हैं, अगर बच्चा, घर वाले जान गए या आजू बाजू वाले जान गए कि बच्चा नहीं बोलता है, उनको पता चल गया, तो वो बच्चे से बात करना ही बंद कर देते हैं कि नहीं ये तो सुनता नहीं, इससे बात करने का फायदा नहीं। फिर आंतरिक कलह, घर में कोई परिवार में झगड़ा झंझट कुछ भी हो रहा है तो जो है अंदर अंदर जो है बच्चा घुटता है, बच्चे को ब्लेम करना, उसकी मम्मी को ब्लेम करना, और अदर किसी को ब्लेम करना घर में जो है, तो ये सब ज्यादा प्रभावित करता है। फिर है स्पीच प्रोडक्शन मैकेनिज्म, जिसमें हमने बात कर ली है कि अगर जो है वाणी के उच्चारण करने वाले जो हमारे अंग हैं, अगर वो सही तरीके से नहीं है, जैसे कि हमारा ओठ है, हमारा ओठ का कटा हुआ, हमारा कठोर तालु है, दांत है, कभी कभी आप देखते होंगे कि बच्चों के दांत आगे पीछे होते हैं, तो इन सब जो है क्रियाएं जो है अगर प्रभावित होती हैं तो उच्चारण जो है ये सही तरीके से नहीं होता, जीभ कटी होना या मोटी होना, हार्ड पायलेट में छेद होना। ठीक है, तो ये सब अगर ऐसी प्रॉब्लम समस्या है तो बच्चे को जो है वाणी के उच्चारण करने में कठिनाई होती है। फिर कम्युनिकेशनल इन्वायरमेंट, बच्चे को जितना से ज्यादा हम संप्रेषण का बातचीत करने का वातावरण देते हैं बच्चे का, उतना ही ज्यादा भाषा का विकास होता है। हम देखते हैं कि, देखिए कि जिन घरों में ज्यादा फैमिली होती है और बहुत सारे लोग बच्चे से बात करने वाले होते हैं, तो उसकी भाषा और कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा बातें करता है, बहुत थोड़ी उम्र में बहुत ज्यादा बातें करना सीख जाता है। लेकिन जिन घर में अगर वैसे वातावरण नहीं, आजू बाजू वाले लोग बात नहीं करते, घर के लोग नहीं बात करते हैं, तो जो है कि बच्चे का कम्युनिकेशन लेवल थोड़ा कम होता है। फिर कि बच्चे एवं माता पिता के बीच सकारात्मक भावना संबंध का होना जरूरी है। वो जो पेरेंट्स होते हैं, बच्चे के माता पिता होते हैं, उनके अंदर जो है सकारात्मक भाव होना जरूरी है। अगर नकारात्मक सोचेंगे, जैसे हम खुद ही, हम अपना एग्जाम्पल ले लें, अगर हम कोई चीज सोचते हैं कि नहीं ये नहीं होगा, ऐसे नहीं हो पाएगा, अब हम क्या करेंगे, तो जो है हमारे अंदर जो है नकारात्मक चीजें भरी होती है। लेकिन अगर हम वही पॉजिटिव लेते हैं ना, तो सब धीरे धीरे जो है ठीक हो जाता है। फिर माता पिता को बच्चे को संप्रेषण करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। जैसे बच्चा है, अगर कुछ थोड़ा सा बोलता है, अरे वाह, शाबाश, वेरी गुड, और इसका मतलब क्या है, तो फिर बातचीत जितना भी करते हैं, हम छोटा बच्चा होता है ना, अगर एक शब्द बोलता है तो हम दूसरा भी बोलने के लिए उसको उकसाते हैं कि दूसरा भी बोलेगा। तो ऐसे ही प्रोत्साहित करते रहना चाहिए। बच्चे को अच्छा स्पीच मॉडल प्रदान करना चाहिए, जैसे माता पिता को सरल तरीके से कठिन भाषा का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि बच्चे वाणी एवं भाषा के प्रयोग के समय वर्णों का अनुकरण करते हैं, कि जैसे कि जब घर में जो भाषा बोली जाती है, घर के लोग, जरूरी नहीं कि घर में मम्मी पापा ही हो, और भी लोग होंगे, दादा दादी चाचा चाची बहुत सारे लोग होंगे, तो उनको जो भाषा का प्रयोग कर रहे हैं उनको सरल तरीके से करें, ताकि जो है बच्चा जो है अच्छे से उन्हें वो सीख ले, उनकी कॉपी करे। बच्चे को भाषा के उपयोग का अधिक से अधिक अवसर देना चाहिए, मतलब कि जितना भी हो सके बच्चे को एक्सपोजर दो, फैमिली का, आजू बाजू का, कोई भी हो, कहीं अगर आप पार्टी में जा रहे हो, अगर हम हमारे डेफ बच्चों की बात करें या तो कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि उनको कहीं ले ही नहीं जाते हैं, तो बच्चे को जो है कि वो भाषा का एक्सपोजर नहीं मिल जाता। कहीं आप बर्थडे पार्टी में जा रहे हो, शादी में जा रहे हो, उसे लेके जाओ और वहां पर उसको भाषा का एक्सपोजर दो, तो वो सब चीजों के बारे में वो जानेगा, उससे बातचीत करेगा। तो जो है कोई भी अवसर जो है छोड़ना नहीं चाहिए
छोड़ना नहीं चाहिए भाषा का, कि छोटा सा छोटा भी अवसर हो उसे छोड़ना नहीं चाहिए, और उसे बातचीत करते रहना चाहिए, जैसे कि हम अपने सामान्य बच्चों के साथ करते हैं। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, वैसे मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको दिए। वाणी एवं भाषा का विकास ना हो तो कभी भी माता पिता को सभी माता पिता ये मान लेते हैं कि बच्चे से बात करना महत्वपूर्ण नहीं है, जिसके कारण वो बच्चे में प्रदर्शन की कमी होती है। जैसे मैंने पहले बोला, अगर बच्चा नहीं सुन रहा है तो घर वाले और बाकी लोग सोच लेते हैं कि ये तो बोलता नहीं है, सुनता नहीं, इससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं होता, बच्चे के पास कुछ न तो कुछ सुनने की क्षमता होती है। अगर आप बात करोगे तो उसकी जो है स्पीच एंड लैंग्वेज जो है वो डेवलपमेंट होगी, धीरे धीरे उसके ब्रेन में वो वोकैबुलरी नहीं सुन सुन रहा है, लेकिन वो मीनिंग क्या है वो नहीं सुन रहा है। तो उसको जो है आपको बार बार कोई चीज सुनते रहेंगे तो उसके ब्रेन में वो वोकैबुलरी जो है स्टॉक होती रहेगी, और धीरे धीरे वो फिर बोलना सीख जाएगा। हम देखते हैं कि हम बच्चे का अगर ऑडियोग्राम देखते हैं, हम ऑडियोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि ऑडियोग्राम अगर बच्चा का बहुत नीचे है, लेकिन उन बच्चे का अगर अच्छे से थेरापी वगैरह सब दी जाती है तो धीरे धीरे बच्चे का ऑडियोग्राम ऊपर चला जाता है हियरिंग एड लगाने के बाद। तो जो है कि आप जितना एक्सपोजर दोगे उतना ही बच्चा सीखेगा। आप कभी कभी बच्चे को देखे भी होंगे कि जो बच्चे कभी कभी उनके वो होता है कि वो कम मशीन नहीं लगाते हैं, उनकी थोड़ी बहुत सुनने की क्षमता होती है, लेकिन उनकी स्पीच बहुत अच्छी होती है। क्यों अच्छी होती है? क्योंकि उनकी फैमिली में उन्हें भाषा का एक्सपोजर मिला हुआ है, इसलिए उनकी स्पीच अच्छी होती है। लेकिन अगर वही पेरेंट्स बातें करना बंद कर देते हैं तो बच्चे धीरे धीरे वो बातें करना ही बंद कर देंगे, तो उनके वाणी और भाषा का विकास कहाँ से होगा? वो अवरुद्ध हो जाएगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पर जितनी भी, और हर बच्चे में थोड़ी बहुत तो सुनने की क्षमता होती ही है, तो इससे जो है बच्चे का भाषा का विकास अच्छे से हो सकता है। फिर हम सबसे पहले टॉपिक में इसमें यूनिट 3 में देखे थे कि स्टेज डेवलपमेंट ऑफ नॉर्मल बच्चे के बारे में। अभी हम हियरिंग इम्पेयरमेंट वाले जो बच्चे हैं, श्रवण बाधित बच्चे हैं, उनके स्पीच स्टेजेस कौन कौन से हैं जो कि ये उनके स्पीच डेवलपमेंट के लिए। तो पहले तो है प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस एंड पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस। प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस मतलब कि आप सभी जानते होंगे कि जो श्रवण दोष बच्चे को भाषा से विकास भाषा सीखने से पहले होता है उसे प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस कहते हैं, और जो श्रवण दोष भाषा सीखने के बाद होता है उसे पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस कहते हैं। तो प्रीलिंगुअल हियरिंग लॉस में आता है माइल्ड हियरिंग लॉस, इसमें 15 से 40 रखा गया है। फिर है जो कि कम तीव्रता वाली ध्वनियों को सुनने में कठिनाई होती है, कि मतलब कि जो जिनकी लाउडनेस कम है, जो बहुत स्लो बोल रहा है वही सुनने में तकलीफ होती है। बातचीत करने में इन्हें ज्यादा कोई तक समस्या नहीं होती है, जो माइल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट होते हैं। लेकिन फिर उसके बाद आता है कि मॉडरेट एंड मॉडरेटली सीवियर हियरिंग लॉस। ये दोनों एक ही में मैंने रखा हुआ है। तो इसमें है कि बातचीत में प्राय सभी ध्वनियों को मिस करते हैं, क्योंकि इनका लॉस बहुत ज्यादा है। ये जो है हियरिंग लॉस है काफी ज्यादा है, 40 से 70 के बीच में है। तो जो है कि वो बातचीत करते में बहुत सारी ध्वनि को, सभी ध्वनियों को मिस करते हैं, और व्यंजन की तुलना में जो व्यंजन होता है उसकी तुलना में स्वर अच्छी तरह से सुन सकते हैं। ठीक है, और ओमिशन एवं डिस्टोर्शन उपस्थित होते हैं, मतलब कि कोई भी चीज आगे हम सोडा है, सोडा एरर से वो पढ़ाएंगे तो बताएंगे आप, या तो कोई चीज ओमिट कर देता है, छोड़ देता है, या तो अस्पष्ट बोलता है। तो ये दोनों चीजें जो है उनमें उपस्थित होती हैं। फिर है कि सीवियर हियरिंग लॉस, आप हम जानते हैं कि 71 से 90 है। इसमें क्या होता है कि इनके लिए तो हियरिंग एड की जरूरत ही पड़ती है, विदाउट हियरिंग एड इनका कुछ नहीं हो सकता। हियरिंग एड लगाकर इनकी भाषा का विकास जो है, वाणी और भाषा का विकास किया जा सकता है। प्रोफाउंड हियरिंग लॉस, इनके लिए भी हियरिंग एड है, और हियरिंग एड है, कॉक्लियर इम्प्लांट है। विदाउट हियरिंग एड, विदाउट कॉक्लियर इम्प्लांट इनको वाणी और भाषा का एक्सपोजर देना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि इनके पास श्रवण क्षमता बहुत जो है कम होती है। फिर है पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस। हम सभी जानते हैं पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस जो भाषा विकास के बाद होता है, जो हमारी भाषा विकास भाषा सीखने की क्षमता है उसके बाद होता है। तो वाणी एवं भाषा विकास के बाद जो श्रवण दोष होता है उसे पोस्ट लिंगुअल हियरिंग लॉस कहते हैं। उम्र के साथ धीरे धीरे
हेलो, आवाज आ रही है? फिर आता है हमारा अगला टॉपिक है उस यूनिट 3 में ही, कि फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ स्पीच इन चिल्ड्रन विथ हियरिंग इम्पेयरमेंट। इसमें 3 फैक्टर्स हैं: चाइल्ड रिलेटेड फैक्टर, होम रिलेटेड फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। तो इन तीनों के बारे में हम एक एक करके देखेंगे। चाइल्ड रिलेटेड फैक्टर्स में आता है एज ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ हियरिंग इम्पेयरमेंट, कि बच्चे के उम्र के आधार पर क्या होता है, कि हमने आगे ही देखा अभी जस्ट कि प्रीलिंगुअल के कारण वाणी एवं भाषा का विकास प्रभावित होता है। फिर व्यक्ति के ऊपर सामाजिक, शैक्षिक एवं व्यवसायिक रूप से नकारात्मक प्रभाव, क्योंकि समाज का उन्हें समाज में बहिष्कार किया जाता है, समाज के लोग उन्हें एक्सेप्ट नहीं करते हैं। फिर शिक्षा भी उनकी प्रभावित होती है, क्योंकि वो सामान्य बच्चों के साथ ज्यादातर नहीं पढ़ सकते हैं। उनके लिए जो है स्पेशल स्कूल में वो जाते हैं तो अपने आप को थोड़ा बहुत हीन भावना से देखते हैं। फिर व्यवसायिक रूप से नकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं, कि व्यवसाय भी उनका प्रभावित होता है, क्योंकि जब उनकी शिक्षा प्रभावित होगी तो व्यवसाय तो स्वाभाविक है प्रभावित होगी। फिर टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस है। टाइप्स ऑफ हियरिंग लॉस में वैसे तो कई टाइप्स हैं, लेकिन मेन हम 3 ही ज्यादा यूज करते हैं: कंडक्टिव हियरिंग लॉस, सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस, मिक्स्ड हियरिंग लॉस। कंडक्टिव हियरिंग लॉस यानी कि हमारा बाह्य कान जो है, बाहर का कान है, उसमें खराबी होती है, और हमारा मध्य कान और अंतः कान वो जो है सामान्य होता है, और दवा से इसको ठीक किया जा सकता है। सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस हमारा, इसमें क्या आता है, इसमें हमारा बाह्य कान मतलब बाहर का कान, बाहरी कान और मध्य कान सामान्य होता है, अंतः कान मतलब इनर ईयर जो है वो इफेक्टेड होता है। तो इसे जो है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस जो है कहते हैं। मिक्स्ड में हमारा तीनों अफेक्टेड होता है: कंडक्टिव ईयर जो है, आउटर ईयर, मिडल ईयर और इनर ईयर, तीनों जो है इफेक्टेड होता है। इसे जो है मिक्स्ड हियरिंग लॉस कहते हैं। फिर आता है वही चाइल्ड रिलेटेड फैक्टर में डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस। आप हम सभी जानते हैं कि सामान्य है तो ठीक है, माइल्ड है तो भी कुछ हद ठीक है, अगर मॉडरेट, सीवियर, प्रोफाउंड है तो जो है बच्चे को तकलीफ होती है, क्योंकि जितनी ही डिग्री बढ़ती जाएगी बच्चे की जो है वो सुनने की क्षमता, बोलने की क्षमता वो धीरे धीरे जो है वो कम होती जाएगी। तो जैसे जैसे ही लॉस बढ़ता जाता है बच्चे का, वैसे वैसे ही जो है इफेक्टेड उसके ऊपर वाणी और भाषा पर पड़ता जाता है। अगर प्रोफाउंड बच्चा है तो उसके लिए तो फिर अगर इम्प्लांट हो गया है तब तो ठीक है, तब तो बच्चे का भाषा का विकास अगर अच्छा थेरापिस्ट उसे मिल गया तो अच्छे से भाषा का विकास हो सकता है। लेकिन अगर बच्चा हियरिंग एड पर है तो भी, और उसके पेरेंट्स का सहभाग कैसा है, वो सब सारी चीजें निर्भर करता है। अगर बच्चे का लॉस ज्यादा है, जितना ज्यादा डिग्री ऑफ हियरिंग लॉस होगा उतना ज्यादा ही वाणी विकास जो है वो इफेक्टेड होगा। फिर एज ऑफ आइडेंटिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। ये सब कुछ करने से पहले हमको यही करना पड़ेगा। अगर आप जितनी जल्दी बच्चे का अर्ली आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे उतनी ही जल्दी बच्चे का इंटरवेंशन हो जाएगा। तो बच्चे का सबसे पहले तो किस उम्र में आइडेंटिफाई किया कि बच्चे को श्रवण दोष है, तो वो जो है वो भी प्रभावित करता है बच्चे की वाणी और भाषा विकास पर। तो जितने जल्दी हो जाता है उतनी जल्दी ही बच्चे का वो हो जाता है। फिर इफेक्टिव इफेक्टिव यूज ऑफ अप्रोप्रिएट सेंसरी एड्स। इसमें क्या होता है कि जो बच्चा है, बच्चे को कैसे सीख रहा है, ओरल सीख रहा है, सीखना चाह रहा है, वो टेक्टाइल से सीख रहा है, आईएसएल साइन लैंग्वेज से सीख रहा है, किस माध्यम से वो सीख रहा है, उसको किस चीज की जरूरत है। अभी बच्चा साइन पर निर्भर है और हम उसको बोल बोल करके सिखाएंगे तो बच्चा नहीं सीखेगा। तो बच्चे को जो है कि अप्रोप्रिएट सेंसरी एड जो है वो
यूज करना चाहिए कि बच्चे को क्या चाहिए, बच्चे को जो चाहिए उस हिसाब से हमें ये एड जो है यूज करना। अगर हम उस हिसाब से बच्चे के हिसाब से एड नहीं यूज करेंगे, जो एड्स हैं वो नहीं यूज करेंगे, तो जो है बच्चे के उस पर प्रभाव पड़ेगा, इफेक्ट बहुत ज्यादा पड़ता है। और होता है, कभी कभी होता है कि बच्चे अच्छा खासा हियरिंग एड इम्प्लांट बच्चा है, ठीक है, हियरिंग एड तो अच्छा है लेकिन उसको एक्सपोजर नहीं मिल रहा है तो भी प्रभाव पड़ता है। सेंसरी एड दे भी दिया लेकिन तो भी प्रभाव पड़ता है, क्योंकि उसके ऊपर जो है हमें बच्चे पर काम करना पड़ता है, तो इसलिए प्रभाव उस पर पड़ता है। फिर है इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में क्या आता है, बच्चे का स्कूल और प्रोफेशनल। स्कूल जो है, स्कूल आता है तो हम एक मिनट, हाँ, स्कूल रिलेटेड जो फैक्टर है, बच्चा सामान्य स्कूल में जल्दी नहीं जा पाता है, तो वो अपने आप को अलग सोचता है कि हम क्यों अलग स्कूल में जा रहे हैं। उसके जो भाई बहन हैं वो दूसरी स्कूल में जाते हैं, वो जो है दूसरी स्कूल में जाता है, तो उसका भी प्रभाव उसके ऊपर पड़ता है। स्कूल के जो बच्चे हैं कोई बात नहीं करता है, अलग वो विद्रॉ रहने लगता है। तो ये सब सारे बहुत सारी चीजें हैं जो वो जो है उसमें प्रभावित होती हैं। फिर है प्रोफेशनल, कहीं जॉब करना है, कहीं जाना है उसे, तो भी उसे जो है कोई चीज मिल नहीं पाता है, उसको एक्सपोजर नहीं मिल पाता है, वो कुछ कर नहीं पाता है, तो जो है किसी से बातचीत नहीं कर पाता है, तो यहाँ भी उसको प्रभावित होता है। फिर होम रिलेटेड नेचर एंड रूल्स ऑफ पेरेंट्स। कभी कई कई पेरेंट्स के ने बहुत सारे रूल्स होते हैं, बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन होते हैं जो कि बच्चा को फॉलो करवाने के पीछे पड़े रहते हैं, ये ऐसे करो, ये ऐसे करो, ये ऐसे करना है, ये ऐसे करना है। तो बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन सभी पेरेंट्स जो है लगा के रखते हैं, तो बच्चे पे करते हैं। तो हम एक एक करके देख लेते हैं। नेचर एंड रूल्स ऑफ पेरेंट्स, या जैसे कि माता पिता को मोटिवेशन, जैसे है पेरेंट्स को मोटिवेशन करने का है। फिर है कि घर पर बच्चे के दूसरे भाई बहन का स्टेटस जो है, जो दूसरे भाई बहन हैं उनका पेरेंट्स जो है उसकी तुलना उससे कर लेते हैं, लेकिन पेरेंट्स ये नहीं देखते हैं कि इस बच्चे को कोई तकलीफ है, कोई समस्या है, कोई खराबी है, इसलिए इस बच्चे को इतनी तकलीफ, इतनी कठिनाई हो रही है। तो जो है इसके कारण जो है बच्चे को, तो उनसे को रिलेट करते हैं कि नहीं भाई देखो ये पढ़ने में अच्छा है, ये तो बिना काम का ऐसा है, तो ये फिर घर घर पर बोली गई भाषा, घर पर बोली गई भाषा का बहुत प्रभाव पड़ता है, क्योंकि घर पे कौन सी भाषा यूज हो रही है। अगर जो है घर पर हिंदी बोली जा रही है तो बच्चे को हिंदी ही यूज होना चाहिए। शहरों में कई भाषाएं बोली जाती हैं, जैसे कि बच्चा किस शहर में रहता है तो घर में दूसरी अलग अलग अगर भाषा का प्रयोग होगा तो बच्चा क्या हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाएगा। अगर बच्चा कंफ्यूज हो रहा है तो फिर जो है कि वो कोई भाषा नहीं इधर का होगा ना उधर का होगा, इसलिए बच्चे को सबसे पहले सिंगल भाषा ही सिखानी चाहिए, जो कि उसकी मदर टंग भाषा हो, जो उसके घर में बोली जाती हो, सभी लोग जो भाषा बोलते हो बच्चे को यही भाषा जो है सिखानी चाहिए। और हमेशा ध्यान देना चाहिए कि हमारे बच्चे को श्रवण दोष है, हमारे बच्चे को समस्या है, तो हमें सिंगल लैंग्वेज ही यूज करना है। और अगर स्कूल है, स्कूल वाले हैं, तो उनको भी बताना चाहिए कि घर पे आप यही भाषा यूज करो। अभी क्या ट्रेंड चला हुआ है, पेरेंट्स को बच्चे को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भेजना है, घर पर तो हिंदी या गुजराती मराठी जो भी बोलते हैं, लेकिन बच्चे को अगर इस इंग्लिश मीडियम में भेजना है तो इंग्लिश सीख के आएगा, आप घर पर हिंदी मराठी बोलोगे तो बच्चा कैसे सीखेगा। उसको तो सीखने के लिए भाई आपको भी इंग्लिश बोलना पड़ेगा। तो सबसे पहला चीज है कि अगर टीचर्स हैं, थेरापिस्ट है, जिसके भी पास अगर पेरेंट्स जाते हैं तो पहले उन्हें गाइड कर देना चाहिए कि भाई आपको भी सीखना पड़ेगा,
अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तो बच्चे को इंग्लिश मीडियम, जिस भी मीडियम में आप कह रहे हैं, हम उस मीडियम में एडमिशन दे देंगे। लेकिन अगर आपको भाषा नहीं सीखनी है, इंग्लिश नहीं सीखनी है, तो आपके जो मदर टंग लैंग्वेज है उसी में बच्चे को सिखाया जाएगा। घर पर दूसरी भाषा बोली जा रही है और स्कूल से बच्चा दूसरी सीख के आएगा तो वो एकदम टोटली कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई स्कूल में तो हम दूसरा कुछ सीख के आए, अब घर में सर स्कूल में हेड सीख के आया, घर पे सिर सिर पर सब सर बोल रहे हैं, तो स्कूल में हैंड सीख के आया, घर पर हाथ बोल रहे हैं, तो बच्चा जो है कंफ्यूज हो जाएगा। तो इसलिए जो घर पर भाषा है बच्चे को वही ही सिखाना चाहिए। फिर है प्रोवाइडिंग ओरल इन्वायरमेंट, बहुत जरूरी है। अगर डे बच्चों के लिए अगर ओरल इन्वायरमेंट दिया जाता है, ओरल इन्वायरमेंट प्रदान किया जाता है, तो जो है उनकी जो है भाषा का विकास अच्छा होता है। मैंने पहले ही इससे बात किया कि बच्चे में जो है, सभी बच्चों में कुछ न कुछ सुनने की क्षमता होती है, कुछ ना कुछ उसकी हियरिंग होती। हमें करना क्या है, बस उस पर धीरे धीरे ब्रशअप करते जाना है, ब्रशअप। आप कितना जितना भी एक्सपोजर दोगे वो ओरल, वो धीरे धीरे वो बोलेगा, सुनते सुनते धीरे धीरे वो बम्बार्ड होगा ही होगा। लेकिन आप बोलना ही, अगर ओरल इन्वायरमेंट नहीं देते हैं तो बच्चा या तो साइन पर निर्भर हो जाएगा, या तो फिर नहीं होगा, बोलेगा ही नहीं, कुछ ऐसा होगा। तो ऐसा है कि हमेशा बच्चे को, बच्चा बात नहीं कर रहा है, हम देखते हैं कि पेरेंट्स बच्चे से एक बार बात अरे बोल ही नहीं रहा है, अभी क्या करें, अरे आप बातें करते जाओ ना, उसके माइंड में वोकेबुलरी स्टॉक होती जाएगी, फिर धीरे धीरे वो बोलेगा। लेकिन एक दिन हम कहीं अदर प्रदेश में जाते हैं, जब जहां पर हमें वहां की भाषा नहीं आती है, तो हम तुरंत पहुंचते ही वो भाषा नहीं बोलने लगते हैं। हम धीरे धीरे सुनते हैं, वो हमारे कानों में धीरे बार बार गूंजती है वो आवाज, तो जाकर हम वहाँ की भाषा जो है धीरे धीरे 1 साल 2 साल में सीख जाते हैं। यहाँ तो बच्चा सुन ही नहीं रहा है, तो आप एक बार बोलकर बोलोगे वो तो सुन ही नहीं रहा है, तो ऐसा नहीं हुआ। उसको ओरल इन्वायरमेंट ज्यादा से ज्यादा दीजिए ताकि बच्चा अच्छे से बोल सके। वाणी का वही मैंने बोला कि जितना भी ज्यादा आप इन्वायरमेंट, फिर लिसनिंग वातावरण प्रदान करें जिससे बच्चा की, वही पूरा मैंने बताया कि जिसे सुनने का वातावरण जितना है, ज्यादा लिसनिंग इन्वायरमेंट आप बच्चे को दोगे उतना ही ज्यादा बच्चा अच्छे से सीखेगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। किसी का प्रश्न हो